हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम गोलीय दर्पण कैसे बनता है और ठीक है, उससे रिलेटेड पद क्या क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले तो जब हम बात करें कि गोलीय दर्पण बनाया कैसे जाता है ना, तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए एक खोखले कांच के खोखले गोले के छोटे छोटे पार्ट कट कर दिए जाते हैं ना। जैसे हमने कहा कि ये कांच का क्या है, खोखला गोला है। ओके, तो कांच का खोखले गोले के कुछ पार्ट कट कर दिए जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमको कितना बड़ा दर्पण बनाना है, ठीक है, उसके आधार पर गोले का आकार लिया जाता है। ओके, तो हम गोले के से कुछ पार्ट कट कर दे। ये वाला पार्ट कट कर दिया हमने, है ना, ये एक भाग कट कर दिया, ये इस तरह से एक भाग कट कर दिया। ओके, तो गोले के ये जो भाग काटने के बाद, जैसे हमने ये गोले का एक ये वाला भाग को कट किया तो ये हमें ये ऐसा भाग मिल जाएगा। ओके, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, वक्रता कहते हैं। ओके, तो गोले का किसी भाग को कट करके, है ना, उससे एक वक्रता प्राप्त करके, वक्रता शब्द का मतलब होता है घुमावदार पृष्ठ। ओके, तो वो गोले से हम एक घुमावदार पृष्ठ या वक्रता प्राप्त करके उसके किसी एक भाग पर क्या कर दे, किसी चमकदार पदार्थ की पॉलिश कर दे, है ना, कलई कर दे। ठीक है, जैसे मरकरी, है ना, चांदी, इसकी अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो उससे हमें दर्पण प्राप्त हो जाता है, उससे प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि ये हमारे पास एक वक्रता है, एक खोखले गोले का भाग है, इसके इस भाग पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी किसी चमकदार पदार्थ की, तो इधर वाले भाग से प्रकाश का क्या होने लगेगा, परावर्तन होने लगेगा। तो फिर इससे जो युक्ति बन जाएगी ये हमारी क्या होगी, गोलीय दर्पण, है ना। तो गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है, कांच के खोखले गोले के पार्ट काट कर उनके एक पृष्ठ पर, ठीक है, कोटिंग कर दी जाती है, तो उससे प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो इस प्रकार गोलीय दर्पण प्राप्त किया जाता है। अब गोलीय दर्पण के दो तरह के प्रकार हमें प्राप्त होते हैं, है ना, दो तरह के दर्पण हमें प्राप्त होते हैं और वो किस बात पर निर्भर करेगा कि हमने कलई, हमने पॉलिश किस भाग पे की है। ठीक है, तो इस आधार पर गोलीय दर्पण को हम दो भाग में हो सकते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण कब बनेगा कि जैसे किस गोले के, खोखले गोले के बाह्य भाग पर, ओके, जैसे हमें ये वक्रता प्राप्त हुई थी, है ना, ये वक्रता का, ये गोले का कौन सा भाग है, बाहरी भाग है ना, ये बाह्य भाग है, और इधर से जो पार्ट होगा, है ना, वो कौन सा भाग होगा, आंतरिक पृष्ठ होगा, मतलब ठीक है, आंतरिक भाग होगा। तो बाहरी पृष्ठ या ठीक है आंतरिक पृष्ठ हम कहते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर गोले से हमको काटने पर जो वक्रता मिली है, ओके, तो उस वक्रता के बाह्य पृष्ठ पर कोटिंग हम कर रहे हैं या आंतरिक पृष्ठ पर कोटिंग कर रहे हैं, उस पर निर्भर करते हैं दर्पण के प्रकार, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो अगर हम दर्पण के बाह्य या, है ना, गोले के बाह्य पृष्ठ पर, ओके, ये उसका क्या है, बाह्य पृष्ठ, इस बाह्य पृष्ठ पर कलई कर दे, पॉलिश कर दे, ओके, तो परावर्तन कहां से होगा प्रकाश का, आंतरिक भाग से। ठीक है, ये उसका क्या है, आंतरिक पृष्ठ। ओके, तो आंतरिक भाग से अगर परावर्तन होगा तो फिर हम उसे दर्पण को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। फिर इसी तरह से अगर परावर्तन कहां से होता है या कलई हम कहां से कर दें, ठीक है, कलई या पॉलिश हम कहां पर कर दें, गोले के आंतरिक भाग पे। ओके, ये उसका क्या है, आंतरिक पृष्ठ है जो। ओके, तो आंतरिक पृष्ठ पर अगर हम कोटिंग कर दें और परावर्तन कहां से हो रहा है, बाह्य पृष्ठ से हो रहा है, तो बाह्य पृष्ठ से होने पर जो दर्पण हमें प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ओके, तो ये है गोलीय दर्पण बनाने का तरीका कि खोखले गोले के भाग करके उस पर पॉलिश कर दे किसी एक भाग पर, तो उससे दर्पण प्राप्त हो जाए, गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाता है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित हम कुछ पद यहाँ पर देख रहे हैं, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं देख रहे हैं, है ना।
तो सबसे पहले ये हम अवतल दर्पण के आधार पर चित्र लेकर समझा रहे हैं। दोनों दर्पणों के लिए समान परिभाषाएं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक ये द्वारक सबसे पहला बिंदु है, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो गोलीय दर्पण का द्वारक हम किसे कहेंगे यहाँ पर, ये इस तरह से कि हमने एक दर्पण बनाया, ओके, और उस दर्पण से, ठीक है, जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा उस भाग को या परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं जो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, एक वक्रता ली है ना, एक दर्पण लिया, तो उसका ये वाला भाग है जो इस तरह से जो किस शेप में दिखेगा, हमको एक कटोरे जैसे शेप में, बॉल जैसे शेप में दिखेगा। तो ये जो इतने भाग से उसका क्या हो रहा है, परावर्तन होना है प्रकाश का, इसका जो व्यास है इसे हम कहेंगे द्वारक, है ना। और ठीक है, द्वारक मतलब तो पूरे गोलीय पृष्ठ का व्यास नहीं, जितने भाग से परावर्तन हो रहा है, जितने भाग से परावर्तन हो रहा है, मतलब जैसे कि अब हमारे पास ये एक द्वारक है जो, ओके, और इस द्वारक पे अब हम कोटिंग पूरी तरह भी पूरे भाग पे भी कर सकते हैं, है ना। और कोटिंग हम या पॉलिश हम छोटे से भाग पर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भाग पे, है ना, इतने से भाग पे हमने पॉलिश की। तो परावर्तन सिर्फ कितने भाग से होगा, इतने भाग से, ठीक है। तो ये जो भाग है जो, इसे हम उसका द्वारक कहेंगे, इसका व्यास, मतलब पूरे द्वारक का व्यास, पूरे, है ना, वक्रता या दर्पण के व्यास को हम द्वारक नहीं कहेंगे, जितने भाग से परावर्तन हो रहा है उसे द्वारक कहा जाएगा, ओके। और दर्पण का, ठीक है, या वक्रता का मध्य बिंदु, उसका ठीक बीच वाला बिंदु जो है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसे हम किससे दर्शाते हैं, ध्रुव को P से दर्शाते हैं। तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ओके। फिर वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र किसे, तो अभी हमने यहाँ पर समझा कि जो हमारा गोलीय दर्पण है वो किसका भाग होता है, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग ही होता है। एक गोले के भाग को काट करके ही हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर गोलीय दर्पण बनाते हैं, ओके। तो यहाँ इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, तो जो गोले का केंद्र होगा वही तो किसका भी केंद्र होगा, उससे जो हमको वक्रता मिलेगी, वक्रता का केंद्र भी वही होगा। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, C से, ओके। चित्र में हमने यहाँ पे दर्शाया है। नेक्स्ट यहाँ अगला है वक्रता त्रिज्या, ओके। तो वक्रता त्रिज्या सेम इसी तरह से कि वक्र गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, ओके, उस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम यहाँ पर इस तरह से दर्शा सकते हैं चित्र में, ये ऐसे, है ना, ये हमारी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। और हम इसे किससे दर्शाते हैं, R से, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। या फिर ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं, वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की जो दूरी है या द्वारक के बीच की दूरी, परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ओके। फिर नेक्स्ट अगला बिंदु है इसमें मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखाएं है ना, दर्पण का जैसे हमने कहा ये ध्रुव है, ओके, और दर्पण के ध्रुव और ये उसका क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, इस सरल रेखा को हम क्या कहेंगे, उसका मुख्य अक्ष, ओके। और ये मुख्य अक्ष को हम आवश्यकता अनुसार, ठीक है, कितना भी बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये ध्रुव से स्टार्ट होगी और वक्रता केंद्र से खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। आवश्यकता अनुसार हम इस रेखा को कितना भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी मुख्य अक्ष। नेक्स्ट है अगला बिंदु मुख्य फोकस, ओके। अब मुख्य फोकस हम किसे कहेंगे, दूसरे समझे उसको। तो जब, ठीक है, गोलीय दर्पण पर
प्रकाश किरणें आपतित होती है। जैसे हमने कहा कि ये क्या है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष है। ओके, और इस गोलीय दर्पण पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, इस तरह से बहुत सारी किरणें है ना। और ये कैसी आपतित किरणें हैं, आपतित किरण कैसे आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, ये ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आपतित हो रही है दर्पण पर। तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद ये जिस बिंदु पर मिलेगी, ओके, मतलब कि गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट यहाँ जो अगली परिभाषा है, ठीक है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी हम किसे कहेंगे, दर्पण के ध्रुव, ओके, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ये वाली, ओके, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इससे दर्शाया जाता है उसे स्मॉल एफ से। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी हम लिखेंगे यहाँ पर, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा, ओके, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, है ना, या मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ओके, और इसे हम किससे दर्शाते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगली परिभाषा है जो फोकस तल। ओके, ये वाली फोकस दूरी हो गई, फिर फोकस तल आ जाएगा अगला बिंदु। ओके, तो फोकस तल या फोकल प्लेन जिसे हम कहेंगे, है ना, तो फोकल प्लेन हम किसे कहेंगे, ठीक है, तो दर्पण का फोकस, ठीक है, चलिए पहले परिभाषा लिख दे, दर्पण का फोकस जिस फोकस बिंदु, ओके, जिस तल में स्थित हो, ठीक है, और ये तल कैसा होगा, है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत होगा उसका। ठीक है, जिस तल में स्थित हो, ठीक है, क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। ठीक है, मतलब इस तरह से, जैसे हमने कहा कि ये कोई दर्पण है, ओके, और मान लो कि कोई दर्पण है और दर्पण का फोकस यहाँ पर है, दर्पण इधर है, दर्पण का फोकस यहाँ पर है, इस बिंदु पर, यहाँ पर है ना, ऐसे। तो ये वाला जो तल है, ये है ना, ये तल हमारा क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ चित्र में दर्शा दे, ये हमारा क्या होगा, फोकस तल। ठीक है, तो ये रहा जो हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित बात है ना। शॉर्ट में एक बार हम देख रहे हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी गोली, यदि परावर्तक पृष्ठ की आकृति गोलीय हो, गोलाकार हो, तो उसे गोलाकार दर्पण या गोलीय दर्पण हम कहते हैं। ठीक है, और अगर परावर्तन गोले के आंतरिक भाग से हो रहा हो, ठीक है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बाह्य उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उससे संबंधित कुछ पद, ठीक है, द्वारक, मतलब दर्पण के जिस भाग से, दर्पण के जितने भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा उसका व्यास। ठीक है, ध्रुव, ये वक्रता का मध्य बिंदु क्या है, यह परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र, ठीक है, दर्पण जिस गोले का केंद्र होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। दर्पण जिस गोले का
भाग होगा उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फोकस, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और तो और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस से जाने वाला तल क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम। ओके, तो नेक्स्ट मतलब अगर हमें गोलीय दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हुए दिखाना है तो हम इन्हीं में से कुछ दो नियमों का उपयोग करके प्रतिबिंब बनते हुए दिखा सकते हैं ना। मतलब प्रतिबिंब बनने के लिए क्या आवश्यक है कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से जो बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती है ना, असंख्य प्रकाश किरणें निकलती है, अनंत निकलती है। लेकिन अगर हमें ग्राफीय रूप से उसका प्रतिबिंब बनते हुए दिखाना है तो हमें केवल दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी जिन्हें हम किसी बिंदु पर मिलते हुए दिखाए और प्रतिबिंब बनते हुए दिखाए। ओके, तो वो प्रकाश किरणें हम इन तीनों में से कोई दो ले सकते हैं ना, तो वो नियम हम देखें। ठीक है, तो पहला नियम है कि अगर प्रकाश किरणें है ना, हम उसको इससे ही समझते हैं किरण आरेख से। पहला हम देख रहे हैं किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। ओके, तो ये हमने कहा है, ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण पर जो प्रकाश किरणें कैसे आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आपतित हो रही है। ओके, ये उसका क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आपतित हो रही है तो हमेशा ये वाली किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, दर्पण के फोकस से जाएगी। ठीक है, ये नियम है उसका कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके लिए बता रहे हैं हम यही नियम उत्तल दर्पण के लिए। ओके, तो उत्तल दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, ओके, ये हमारा उत्तल दर्पण। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें है ना, ये हमने क्या कर दिया, ये अक्ष और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई किरण दर्पण पर, तो परावर्तन के पश्चात ठीक है इस तरह से जाएगी कि वो मानो कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, दर्पण के फोकस से। ठीक है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। मतलब जो अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक रूप से वो फोकस से होकर जाएगी। तो इसका फोकस कैसा फोकस होता है, इसका फोकस वास्तविक फोकस होगा, है ना। और इसमें हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो इसका फोकस कैसा फोकस होगा, आभासी फोकस होगा। ठीक है, ये वास्तविक फोकस, ओके, और ये इसके लिए आभासी फोकस। ठीक है, तो ये पहला नियम है ना। नेक्स्ट चलिए इसमें यहाँ लिख देते हैं, ये वास्तविक फोकस। ठीक है, फिर नेक्स्ट दूसरा नियम इसका विपरीत। ठीक है, तो किरण आरेख से समझ ले इसको अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण हमने लिया ऐसे। ओके, और जो प्रकाश किरण है ना कहाँ से जाएगी, दर्पण के फोकस से होकर अगर दर्पण पर आपतित हो रही है, मतलब ये फोकस से चलकर गई और दर्पण पर आपतित हो गई। ओके, तो परावर्तन के पश्चात ये कैसे हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात ये अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण है। ओके, तो इस तरह से ये जस्ट उसका विपरीत है। फोकस समांतर आ रही है तो फोकस से, और फोकस से जाएगी तो फिर समांतर हो जाएगी ना। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए। फिर इसी तरह से इसी नियम को हम किसके लिए समझ लें, उत्तल दर्पण के लिए। ओके, तो उत्तल दर्पण के लिए ये हम दर्पण दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
मुख्य कहाँ से जाने वाली, फोकस पर जाने वाली या फोकस की ओर आने वाली, है ना। तो ये वाली प्रकाश किरण ऐसे, ठीक है, ये दर्पण पर कैसे आपतित हो रही है कि मानो कहाँ पर आ रही है, दर्पण के फोकस पर। ओके, ये दर्पण का फोकस की ओर आने वाली, तो आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये हमारी परावर्तित किरण। तो ये नियम क्या है, सेम वही नियम है जो विपरीत है कि अगर समांतर आ रही है तो अपवर्तन के बाद फोकस से जाए, परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, या फोकस से आती हुई अबेर होगी, या फोकस से होकर जा रही है, या फोकस पर आती हुई अपेयर हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। फिर तीसरा नियम ये वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, ठीक है। तो पहले हम देख लें अवतल दर्पण के लिए, ओके, है ना, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। ये अवतल दर्पण हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर, ओके। अब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से, ओके, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण, ये ऐसे जो वक्रता केंद्र से जा गई, गुजरी है और गुजर के दर्पण पर आपतित हुई है, तो ये बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर वापस उसी दिशा में लौट आएगी, जो है ना। क्यों ऐसा, मतलब वो किसी इधर उधर दिशा में नहीं जाएगी, उसी दिशा में वापस आ जाएगी, ओके। क्यों, उसका कारण हम समझते हैं, पहले हम इसको उत्तल दर्पण के लिए भी समझ लें, है ना। तो उत्तल दर्पण के लिए ठीक है, प्रकाश किरण कहाँ पर आती प्रतीत हो रही हो, ऐसे प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ओके। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आने वाली है, उसकी ओर आती प्रतीत होने वाली, ठीक है, प्रकाश किरण, ठीक। परावर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, बिना अपने मार्ग से मुड़े हुए, जिस दिशा में आई है उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ओके। क्यों ऐसा, अब इसका रीजन हम समझे ना। तो हमने पढ़ा है पे परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम हमको मालूम है कि प्रकाश किरण, ठीक है, ये जिस कोण पर आपतित होती है, अभिलंब से जो कोण बनाते हैं आपतित होती है, उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है, मतलब आई बराबर होगा आर के, ठीक है। तो अगर प्रकाश किरण कैसे आपतित हो, लंबवत आपतित हो, है ना, दर्पण पर लंबवत आपतित हो, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 0, और आई बराबर 0 हो तो फिर आर बराबर भी 0, मतलब समतल दर्पण पर भी अगर प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है। उसका कारण ये कि आई 0 हो जाएगा, आर भी 0, है ना। तो सेम जो यहाँ पर, मतलब दर्पण पर प्रकाश किरण लंबवत अगर आपतित हो जाए तो बिना विचलित हुए वो परावर्तित होती है। तो सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है, मतलब दर्पण क्या है हमारा, गोलीय दर्पण, ये ओके, जैसे ये गोला है हमारा, है ना, ये कोई वृत्त है, ये गोले का केंद्र है, ओके। तो गोले के केंद्र से जाने वाली जितनी भी रेखा है, गोले के केंद्र से दर्पण की परिधि पर या पृष्ठ पर जाने वाली, गोले के पृष्ठ पर जितनी भी रेखा है उस पर आएगी, वो सभी पृष्ठ पर कैसी होगी, लंबवत होगी, मतलब गोले के केंद्र से या वृत्ति के केंद्र से, गोले के केंद्र से उसके पृष्ठ पर, है ना, आपतित होने गिरने वाली किरणें लंबवत होगी। तो सेम दर्पण में भी जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से चलकर कहाँ पर आपतित होगी, दर्पण पर, तो प्रकाश किरण ऐसे ही होगी, दर्पण पर लंबवत होगी, लंबवत होगी, मतलब आई कितना हो जाएगा वहां पे 0, आई 0 तो आर बराबर 0। तो इस तरह से, ठीक है, प्रकाश किरण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई 0 आर 0, तो दोनों, है ना, कोण 0 रहेंगे, तो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से वो निकल जाएगी, ठीक है। तो अब ये रहे जो गोलीय दर्पण से अगर हमें प्रतिबिंब बनते हुए दिखाना है, तो हम इन 3 नियम में से या 3
इन रेखाओं इसमें से प्रकाश किरणों में से कोई भी दो प्रकाश किरणें का उपयोग करके प्रतिबिंब बनते हुए दिखा सकते हैं। ओके, चलो।